आई होप एंड आई बिलीव कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आप काफ़ी अच्छे से मेहनत करके प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो वी आर मीटिंग हियर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे और आज मैं आपको एक्सपेक्टेड रिपोर्ट राइटिंग कराने वाला हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर एक नहीं बल्कि हम दो रिपोर्ट करने वाले हैं जो हमारे CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर 2 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड है। तो विदाउट एनी डिले, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा हैं तो टाइम आपका कम लूँगा और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो को स्टार्ट करो इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी कि रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, वो आप ज़रूर से देख लेना। बाकी ये जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी गई है, तो अगर आप एज इट इज़ ऐसे भी कॉपी करते हो रिपोर्ट को तो भी आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो, जब भी आप रिपोर्ट लिखते हो आपको एक टाइटल देना होता है, तो टाइटल यहाँ पर हमारे रिपोर्ट का है रोल ऑफ CAPFs इन इलेक्शन। क्योंकि आज हम इसी के ऊपर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हम एक ऐसा टाइटल दे सकते हैं। एंड आफ्टर गिविंग द टाइटल वी हैव टू मेंशन सब फॉर्मेट जो कि UPSC हमसे एक्सपेक्ट करती है, और वो फॉर्मेट ये है कि हमें XYZ स्पेशल कोरेस्पोंडेंट न्यू दिल्ली 1022026 यानी कि हमें एक डेट डालनी होगी और उसके बाद हमें एक टाइम भी जो है वो दे देना होगा, जिससे कि हमारी इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को थोड़ा और प्रोफेशनल और प्रेजेंटेबल हम बना सकें। बाकी देखो, रिपोर्ट जब भी हम लिखते हैं हमें पता होता है कि 3 से 4 पैराग्राफ हमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ के अंदर हमें लिखना होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। आखिर जिस चीज़ के ऊपर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके अंदर हुआ क्या था, व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ द न्यूज़। तो न्यूज़ को हम कवर करते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो पहले पैराग्राफ के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो ये हमारी CAPF है ना, ये क्रूशियल रोल प्ले करती है इंश्योरिंग द फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शंस इन इंडिया। भारत के अंदर जो फ्री हो गया, फेयर हो गया, पीसफुल इलेक्शन हो गया इंडिया के अंदर, उसको इंश्योर करने के अंदर CAPF एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। आई नो मैं बहुत काफ़ी तेज़ बोल रहा हूँ, बट आई वांट कि आप इस वीडियो को 1.5 पे करके देखो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसको भी जाके पढ़ लेना। लेकिन अगर खुद से जाकर के PDF पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस वीडियो को 1.5x पे जाके देख लोगे और फिर जाकर के PDF को देखोगे तो डेफिनेटली आप PDF को केवल गो थ्रू करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला था और क्या आपको बताया था। बट मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट है, आई नो, तो इसीलिए आप इसे 1.5 पे देखना, 2x पे देखोगे तो शायद समझ में ना आए। लेकिन मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके टाइम को बचा सकूँ, इस क्रूशियल डेज के अंदर आपका टाइम में ज़्यादा ना लूँ। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारी CAPF है ना, इनको डिप्लॉय किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। CAPF का जो मेन काम होता है वो होता है कि ये असिस्ट करे स्टेट पुलिस को ताकि वो मेंटेन करके रख पाए हमारे लॉज एंड ऑर्डर को, स्पेशली इन द सेंसिटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया के अंदर। जब हम बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इंडिया ने कंडक्ट किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज, जहां पर लगभग 96 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर ने 2024 के जनरल इलेक्शन के अंदर वोट करे। अब हमें पता लगता है कि ये जो वोट होते हैं, इस वोटिंग के अंदर 10 से 12 लाख सिक्योरिटी पर्सनल जो कि CAPF के होते हैं, जो कि अलग अलग विंग से आते हैं CAPF के, जैसे कि CRPF, BSF, ITBP एंड CISF। इनको क्या किया गया था, डिप्लॉय किया गया था अक्रॉस द पोलिंग स्टेशन, एंड वहाँ पर जो वोट है वो फ्री एंड फेयर तरीके से कराए गए थे। CAPF के बारे में कहा जा रहा है कि CAPF आर स्पेसिफिकली टास्क विद द गार्डिंग पोलिंग बूथ। इनको बेसिकली जो रोल दिया गया था CAPF को वो ये था कि जो पोलिंग बूथ थे उनको क्या करेंगे, गार्ड करके रखेंगे। कंडक्ट द एरिया डोमिनेशन, मतलब जहां पर जिस एरिया के अंदर डोमिनेशन था, जिधर वोट हो रहा था उस वोटिंग एरिया को क्या करना, अच्छे तरीके से देखना, रूट मार्चेस करना एंड प्रिवेंट करना वोटर इंटिमिनेशन को। तो ये सब चीज़ें इंश्योर करने के लिए क्या है कि जो CAPF है उनको तैनात किया गया था। फिर हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं और हमें पता लगेगा कि जो की फीचर है ना CAPF के डेप्लॉयमेंट की, वो है उनकी न्यूट्रलिटी, मतलब कि ये न्यूट्रल होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टेट इन्फ्लुएंस। ये स्टेट के पक्ष में नहीं होते, ये स्टेट के इन्फ्लुएंस में नहीं होते, क्योंकि इनको डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर क्या करती है, सैलरी दे रही होती है, वो उनको देख रही होती है। तो ये किसी स्टेट से क्या नहीं होते, इन्फ्लुएंस नहीं होते, ये न्यूट्रल रहते हैं। ये इनका की फीचर है जिसकी वजह से इनको डिप्लॉय किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा आपको पता लगेगा कि जो CAPF है ना, इनको डिप्लॉय किया गया था ओवर द 50% ऑफ पोलिंग स्टेशन, यानी कि 50% से भी ज़्यादा के पोलिंग स्टेशन जो हैं वहाँ पर हमारे CAPF को क्या किया गया था,
डिप्लॉय किया गया था, पर्टिकुलरली इन द सेंसिटिव एंड द हाइपर सेंसिटिव जोन जहां पर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि देयर प्रेजेंस हैज अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इंसिडेंट ऑफ बूथ कैप्चरिंग एंड इलेक्टोरल वायलेंस ओवर द ईयर। यानी कि जब से सीएपीएफ को इस काम में लगाया गया है तब से हमें ये देखने को मिला है कि जो बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी पहले, जो इलेक्टोरल वायलेंस हो जाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं इन द हाइपर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी भी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द CAPF असिस्ट इन द सिक्योरिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज EVM स्ट्रॉन्ग रूम एंड काउंटिंग सेंटर्स। यानी कि देखो अभी पोलिंग स्टेशन तक ही सीमित नहीं है हमारा ये जो CAPF का रोल है इलेक्शन में। हालांकि जो हमारे EVM मशीन है उनको सिक्योर रखना, स्ट्रॉन्ग रूम रखना ताकि रूम के अंदर कोई घुस ना सके, काउंटर सेंटर्स जो काउंटिंग हो रही है ना उस सेंटर्स को भी प्रोटेक्शन देना, ये सारे के सारे काम के अंदर जो CAPF है वो स्टेट पुलिस की क्या करती है, असिस्टेंस होती है और उनकी वो हेल्प करती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जो CAPF है वो ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको हम बोलते हैं कि जो हमारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है जो चुनाव के टाइम पे आती है उसको इम्प्लीमेंट कराने के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, ताकि जो वोटर कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस है उसको सिक्योर किया जा सके। और जो 3-4 दिन की धारा 144 लगती है जहाँ पे वोटर फ्रीली घूम नहीं सकते, वो चीज़ को ये मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बट डिस्पाइट द लॉजिस्टिक चैलेंजेस, हालांकि लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत सारी हैं, एज अ लार्ज स्केल डेवलपमेंट एंड डिफिकल्ट टेरेन CAPF रिमेन्स द बैकबोन ऑफ इलेक्शन सिक्योरिटी। मतलब लॉजिस्टिक चैलेंजेस भी हैं, लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट भी है, डिफिकल्ट टेरेन भी है, बट अगेन CAPF जो है ना वो हमारे इस इलेक्शन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। ये क्या करती है, स्ट्रेंथन करती है कोऑर्डिनेशन को, ट्रेनिंग को एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को। अगर हम थोड़ा और अच्छा कर दें, कोऑर्डिनेशन को और अच्छा कर दें, ट्रेनिंग को और अच्छा कर दें, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को और अच्छा कर दें, तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसके इफेक्टिवनेस को और बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं और इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और अच्छा कर सकते हैं। अब ये था हमारा पूरा का पूरा रिपोर्ट जो कि हमने देखा, और इस रिपोर्ट के अंदर आप देखोगे तो हमने रेफरेंस लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का और PIB का, जो कि आप रेफरेंस के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिपोर्ट। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको समझ में आई हो, बट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन टेल। अगर आपको ये अप्रोच थोड़ी सी अटपटी लग रही है कि सर इतने जल्दी जल्दी आप पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो आप फिर कमेंट करके भी बता सकते हो। आई विल इम्प्रूव इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट अभी मैंने यही सोचा है, लेकिन फर्दर जैसे आपकी इंप्रूवमेंट आएंगे, जैसे आपके कमेंट मेरे को बोलेंगे आप करने के लिए, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, और अगली वीडियो जो है वो उसी तरीके से आएगी। बट अभी हम बात करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ सोशल मीडिया एंड यूथ वेलबींग। यानी कि जो सोशल मीडिया है वो किस तरीके से यूथ का वेलबींग कर रही है या फिर कैसे वो यूथ को ख़राब कर रही है। तो सोशल मीडिया और यूथ वेलबींग के बारे में यहाँ पे बात होनी है। इस चीज़ के ऊपर हम एक रिपोर्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर देखो अगेन ये सेम फॉर्मेट आप लिखोगे, XYZ स्पेशल कोरेस्पोंडेंट न्यू दिल्ली, और एक डेट लिखोगे, यानी इसके साथ साथ आप एक टाइम भी मेंशन कर दोगे। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि जो सोशल मीडिया है ना, ये एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे यूथ के लाइफ का इन इंडिया। ये इन्फ्लुएंस करती है कम्युनिकेशन को, एजुकेशन को एंड मेंटल हेल्थ को। तो सोशल मीडिया इज़ नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम इंटरटेन होते हैं, बल्कि ये क्या करती है, हमारे यूथ के लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट प्ले करती है, जहाँ पर वो हमारी कम्युनिकेशन, एजुकेशन और मेंटल हेल्थ को भी क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। एक डाटा वो कहता है कि भारत के अंदर लगभग 800 मिलियन इंटरनेट के यूज़र हैं, जो कि इंडिया को लार्जेस्ट कंज्यूमर जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म का बनाता है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट आप देखोगे कि जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, इसकी डेटा है, एक रिपोर्ट है, वो कहती है कि सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ यूजर्स आर अंडर 25। यानी कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उनमें से मैक्सिमम जो यूजर्स हैं उनकी एज 25 ईयर से कम है, जो कि एक डीप पेनेट्रेशन है अमंग द यूथ जो कि सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को ये हाईलाइट कर रही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि वाइल सोशल मीडिया प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, हालांकि सोशल मीडिया हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि हम कोई चीज़ सीख सकें, हमें नेटवर्किंग के बारे में पता लगता है एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के बारे में भी पता लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अलग अलग लोगों के साथ जुड़ सकते हो, नेटवर्क बना सकते हो और अलग अलग चीज़ें सीख सकते हो। इट्स एक्सेसिव यूज़ हैज़ रेज्ड कंसर्न,
लेकिन जब इसका एक्सेसिव यूज़ किया जाता है तो इसके वजह से कुछ कंसर्न जो है ना वो भी रेज होते हैं। यहाँ पर हमें पता लगेगा कि जो स्टडीज़ हैं वो इंडिकेट करती हैं कि एक प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम जो है वो लिंक्ड होता है विद द एंग्जाइटी। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखते हो, केवल दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, तो इससे आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, और इसके वजह से जो आपका अटेंशन स्पैम है वो भी कम होता हुआ दिखता है अमंग द यंग यूजर्स। आपको पता लगेगा कि इस सोशल मीडिया के यूज से आप साइबर बुलिंग हो सकते हो, आपके साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट किया जा सकता है, एंड अनरियलिस्टिक सोशल कंपैरिजन आप करके खुद के मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हो और खुद के मेंटल हेल्थ को आप ख़राब कर लेते हो। तो ये कुछ हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि सोशल मीडिया के दिखाई पड़ते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं तो कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर रेज होते हुए दिखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, हमें पता लगेगा कि द इम्पैक्ट ऑफ बोथ साइकोलॉजिकल एंड सोशल, यानी कि जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है किसका, सोशल मीडिया का। ये क्या करती है, अफेक्ट करती है हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को, रियल लाइफ रिलेशनशिप को भी ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है। हम देखते हैं कि जो कोविड-19 पैंडेमिक था ना, उस टाइम पर जो डिपेंडेंसी है ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसके वजह से जो आज लोग हैं वो इस चीज़ से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया जो है ना वो ऑल्सो प्ले करता है एक क्रूशियल रोल इन द पॉजिटिव रोल इन स्प्रेडिंग द अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि सोशल मीडिया की वजह से हमें कई बार जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना वो भी देखने को मिलती है, जैसे कि हम यहाँ पर अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं और सही अवेयरनेस को कर सकते हैं स्प्रेड, हम स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं और अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्या कर सकते हैं, तलाश सकते हैं। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है सोशल मीडिया का यूथ के अंदर। इसके अलावा हमें क्या पता लगता है कि ये जो सोशल मीडिया से रिलेटेड चैलेंजेस है ना, टू एड्रेस दिस चैलेंजेस द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम बोलते हैं मैती, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया गाइडलाइंस फॉर द डिजिटल सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबल यूजेस। मतलब कि आप एक सेफ डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ कर पाओ, आप रिस्पॉन्सिबल यूज़ कर पाओ, इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। स्कूल एंड पेरेंट्स को इनकरेज किया गया ताकि वो प्रमोट करें एक बैलेंस्ड स्क्रीन टाइम, और लोगों को, जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चों को वो डिजिटल लिटरेसी के बारे में सिखाएं। यहाँ पर बात हुई कि अ बैलेंस्ड अप्रोच इज एसेंशियल, मतलब कि एक बैलेंस्ड अप्रोच जो हो वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इनकरेज कर पाएँ रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया को, स्ट्रेंथन कर पाएँ मेंटल हेल्थ सपोर्ट को, एंड प्रमोट कर पाएँ ऑफलाइन इंगेजमेंट को, जिससे कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो कंट्रीब्यूट कर पाए पॉजिटिवली टू द यूथ वेल बीइंग। यानी कि इस तरीके से हम यहाँ पर रिपोर्ट लिख सकते हैं। एंड इस रिपोर्ट को लिखने के लिए जो हमने रेफरेंस लिया है वो लिया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डेटा का, यहाँ पर हमने लिया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एंड हमने लिया है यहाँ पर रेफरेंस PIB का। तो ये था हमारा रिपोर्ट। आई नो कि मैंने काफ़ी फास्ट एंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इस चीज़ को कवर किया है, बट इसके पीछे का रीज़न यही है ताकि आपके पास टाइम कम है, आप इस वीडियो को 1.5 या 2x में लगा के देखो तो 5-6 मिनट के अंदर ये वीडियो ख़त्म हो जाए, देन आप फिर PDF को पढ़ के आप इस चीज़ को मास्टर कर पाओ। आई होप एंड आई बिलीव कि मैं आपको समझा पाया हूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी सजेशन दैट यू हैव, यू कैन कॉमेंट एंड यू कैन टेल, ओके। एंड आपको कैसी लगी ये वीडियो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बता के जाना, बिकॉज इफ़ यू कमेंट देन आई विल मेक अ वीडियो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, मैं बना दूंगा, लेकिन हाँ कमेंट करके जाना। एंड इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, एंड उसको फर्दर रीड कर सकते हो। एंड स्टे सेफ और इसी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद एंड थैंक यू।